श्री श्याम। आंगन में कुरकुराती आवाज लगता अम्मा ने फिर आज बर्तन वाली बाई के बर्तनों का ढेर लगा दिया है और मन ही मन कुरकुराती बाई खुरच खुरच कर पटक पटक कर काली कढ़ाई साफ कर रही है। पास ही धनिया की पत्ती तोड़ दी अम्मा जी। जब भाई का यह बर्तनी अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली पड़ी, अरे क्या करती है, आहिस्ता से हाथ चला, कढ़ाई मांजनी है, तोड़नी नहीं है। तुम भी अम्मा आँच पर बर्तन चढ़ाकर भूल जाती हो। देखो कैसी जलाई है तुमने यह कढ़ाई, और 4 घर के काम पड़े हैं। आधा वक्त तो तुम्हारे घर के बर्तन रगड़ने में ही निकल जाता है। बाई का भुनभुनाता प्रत्युत्तर था। अम्मा बाई के इस प्रत्युत्तर को आगे बढ़ा पाती कि उसके पहले सिगड़ी पर चढ़े कुकर ने अम्मा को सीटी बजाकर बुला लिया। अम्मा बाई को बिना कोई जवाब दिए अपेक्षाकृत मृदु आवाज आई, बिमला चाय पिएगी क्या? बिमला बाई की सारी चिड़चिड़ाहट मंद मुस्कान में तब्दील हो गई। धुले बर्तन रसोई में रखते हुए वह बोली, आज आपने अभी तक नहीं पी क्या? अरे नहीं, वकील साहब के लिए जब बनाई थी तब पी थी, अब तेरे लिए बना रही हूँ, 2 घूंट मैं भी पी लूँगी। अम्मा अपने पति को वकील साहब कहकर पुकारती थीं। वकील साहब कितने पुराने व कितने सफल वकील थे, किंतु गिरता स्वास्थ्य या कई बुढ़ापे की मार ने गोरे घट वकील साहब की गर्दन व देहघात को थोड़ा झुका दिया था। उनका दुबला पतला अकड़ा सा व्यक्तित्व उनकी वृद्धावस्था के कारण था। उनके घर के पिछवाड़े वाले आंगन में आम, अमरूद व आंवले के पेड़ लगे थे। वहीं आंगन के एक कोने में छोटा सा चूल्हा जलाए अम्मा वकील साहब के नहाने का पानी गर्म करती थी। वकील साहब की तरह ही थोड़ी झुकी हुई दुबली पतली अम्मा लगभग सफ़ेद हो गए बालों में वकील साहब का साथ उनके काले बालों वाले अतीत से अनवरत निभाती चली आ रही थी। 67-68 की उम्र वाली अम्मा सुहाग के एकमात्र चिन्ह से भी कभी खुद को वंचित नहीं रखती थी। कांच की खनखन चूड़ी से भरी कलाइयाँ, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, पैरों में पाजे बिछिया और गले में पड़ा नाम मात्र के सोने वाला काली गूंथनी से सजा मंगलसूत्र। अम्मा जब सफ़ेद बालों में ढेर सा सिंदूर लगाती तो आसपास के सफ़ेद बाल भी गुलाबी रंगत में रंग जाती। अम्मा 30 पूछती तो चतुर्थी में भी उपासी रहती। 11 में एक अन्न आती तो पूर्णिमा पर चंद को अर्घ देना कभी नहीं भूलती। पूर्णिमा हो या छठ, भगवान और अम्मा का साथ बिना किसी गठबंधन के 7 जन्मों के प्रण सा मजबूत था। वकील साहब को भोजन जमाकर अम्मा के होंठ किसी चालीसा में रत हो बुदबुदाने लगते। वकील साहब के भोजन के पश्चात अपर्याप्त बची आलू टमाटर की रसीली सालन पानी का साथ पाकर और रसीली उठती। सिगड़ी में सिकी काट जैसी रोटियों को अम्मा रसीली सालन में भिगोकर अपने बिना दांत वाले मसूड़ों से बहुत देर तक चबाती रहती। अकेले में भोजन करती अम्मा कभी कभी विचार मगन हो जाती। अचानक से थाली एक और सरका का सुबक सुबक रोने लगती। शायद भोजन से जुड़ी विगत स्मृतियां अम्मा के कलेजे में आकर अटक जाती और उन स्मृतियों में बसा दुख उनकी आंखों में अश्रुधार बनकर टपकने लगता। ऐसे में आम की ओर बौर खुरसती चेखती चिड़ियाँ अपनी स्पष्ट चहचहाट से अम्मा का दुख बांटने का प्रयास करती, पर इस सबसे बेखबर अम्मा मानो अपने अंतर मन में जैसे किसी चलचित्र का फ्लैशबैक देखकर दुखी हो जाती। अम्मा के इस दुख का कारण उनके एकमात्र युवा पुत्र की असामयिक मृत्यु थी। जीवन स्तर से निम्न मध्यवर्गीय परिवार का यह ये पुत्र बहुत मेधावी रहा हो ऐसा कुछ नहीं था। अध्ययन में औसत रहे इस पुत्र का इसकी टोपी उसके सर वाला धंधा था। अम्मा और वकील साहब बस इतना जानते थे कि उनका पुत्र किसी कपड़े की दुकान में काम करता है, लेकिन अम्मा के बेटे के धंधे ट्रिक वाले होते थे जिन्हें आपराधिक नहीं कहा जा सकता था। जब कभी लड़के के धंधे में अतिरिक्त आमदनी हो जाती तो रात्रि भोजन में सादी सालन के साथ मिठाई, नमकीन या चटकारे भरा समागम हो जाता। कम सुविधाओं वाला यह परिवार फिर खुशियों की गुनगुनाहट से भरा रहता। तीनों प्राणी अपने अपने हिस्से की खुशियों का आदान प्रदान मुक्त हस्त से दूसरों करते रहते और इस तरह से गृहस्थी अपनी चाल से मस्त चलती रहती। अम्मा जब संतान सातवें का उपवास रहती तो वकील साहब गुड़ मीड़ कर अम्मा के लिए पुए बनाने में मदद करती, और जब अम्मा हड़तालिका तीज पर वकील साहब के लिए निर्जला रहती तो बेटा बड़े मनोयोग से अम्मा के गौरस शिव के फूलों का फुलौरा बना देता। ठंड में जब वकील साहब खेत में फिरता खदबदाता गर्म गुड़ लेकर आते तो अम्मा अपने सपूत के लिए गर्मा गर्म गुलगुले घी की कढ़ाई में छोड़ देती। कम में ही सही तीनों में बनी यह छोटी सी गृहस्थी डोलती हिसकोले खाती मस्ती से चल रही थी कि तभी इसमें एक विघ्न आ गया। बीती शाम से अम्मा का बेटा कुछ का कांपता सा नरम गरम था। रात होते होते उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया। बुखार से तपती देह पर पड़ी 2-3 रजाइयाँ भी जूझती देह को रोक नहीं पा रही थी। देर रात तक
होती उल्टियों ने अम्मा व बूढ़े वकील को किसी अनहोनी की आशंका से भर दिया। आधी रात को ही ऑटो में डालकर ठंड से कांपते लड़के को सरकारी अस्पताल ले गए। आधी रात में नींद खराब होने के कारण चिड़चिड़े डॉक्टर ने लापरवाही भरा कौन सा इंजेक्शन लगाया कि वकील साहब के बेटे की ठंड से कांपती देख कुछ ही देर में लकड़ी की काट सी निष्क्रिय रह गई। लड़के के निर्जीव देह को हिलाते डुलाते अम्मा और वकील साहब कुछ देर तो समझ ही नहीं पाए कि कोई अनहोनी हो गई। मृतदेह पर जब नीले नीले निशान उभरने लगे तब गिड़गिड़ाते हुए वकील ने साहब ने कंपाउंडर से उनके बच्चे को बचाने की मिन्नत की। आए दिन की मौत देखने का व्यस्त कंपाउंडर संवेदनहीनता से उठा और थोड़ी बहुत जांच करने के पश्चात भावहीन होकर बोला, लड़का मर गया, ले जाओ। स्ट्रेचर नुमा पलंग पर निर्जीव पड़ी देह को अम्मा और वकील साहब ने एक बार एक नज़र देखा, लेकिन जैसे कंपाउंडर के वाक्य उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। लड़के की कलाई था। वकील साहब ने पुनः कंपाउंडर से दारुण विनती की कि वह एक बार उनके लड़के को प्राणदान दे, लेकिन मौत की तरह ही स्पंदन विहीन एवं भावना विहीन कंपाउंडर तेज स्वर में बोला, अरे दादा, कहा ना आपसे इसमें जान नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ, सुबह होने को है, अभी बाकी मरीज आने शुरू हो जाएंगे। अम्मा और वकील साहब जैसे इस बात पर भरोसा ही नहीं करना चाह रहे थे। अम्मा अपने बेटे के गाल सहला रही थी, मानो उसमें प्राण फूंक देना चाहती हूँ। किसी इमारत की नींव विस्फोटक बनने के बाद इमारत की जो हालत होती है, लगभग वही वकील साहब की थी। पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने उन्हें पहचाना, उनके साथ घटित इस महाभयानक हादसे से उनका परिचय करवाया। अम्मा की चीख इतनी हृदय विदारक थी कि वह उनके सीने में ही घुट के रह गई। जब पुत्र की मृतदेह पर घर पर लाई तो लगा आंगन के पेड़ की छांव में एक मृतदेह नहीं 3 मृतदेह पड़ी हों। रोज के व्यस्त आवाज़ों से भरे आंगन की सभी दुनिया मृत प्राय बची थी। लड़के का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस अंतिम संस्कार ने मानो घर के सभी संस्कारों की इतश्री कर दी थी। अब आंगन में चालीसा नहीं गूंजता था। अम्मा की चूड़ियों में खनक शेष नहीं थी। सुबह सवेरे नहाने के लिए वकील साहब का ची करता हैंडपंप कुछ शांत सा पड़ गया था। वकील साहब और अम्मा साथ रहकर भी जैसे साथ नहीं थे। रोज की अनिवार्य रवायतों के बीच शायद ही कभी ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी नज़र भर एक दूसरे को देखते हों। आंवला नवमी पर अम्मा के घर पर सजी धजी मंगल सोहरे गाती महिलाओं की टोली अब इस आंगन से बचकर निकल जाती थी। ढोलक की थाप कहीं खो गई थी। कभी कभी तो घर की दीवारें एक दूसरे को याद दिलाती कि घर में 2 जिंदा इंसानों का निवास भी है। घर में छिपकलियों की टर और चूहों की उछल-कूद के रूप में मात्र जिंदगी शेष थी। एक दोपहर जब अम्मा अनमनी सी बैठी अनाज से भरी सूप में उंगलियां फिरा रही थी कि द्वार पर एक तेज दस्तक हुआ। दरवाज़ा खोला तो देखा एक स्पुष्ट देह वाला युवक पुरुष खड़ा था। चेहरे का ताप, तीखी चुभती आंखें और फड़कती मूंछों से स्पर्श था। अम्मा की आंखों में वह ने खुद को लेकर अपरिचित भाव की प्रतिक्रिया देखी तो वह खुद ही थोड़े तेज स्वर में बताने लगा, देखो आंटी, तुम्हारे लड़के ने हमारे से 15,000 रुपये उधार कह के लिए थे। महीना भर से तुम्हारे आदमी के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी रकम वापस कर दो, लेकिन आज तारीख तक हमारी रकम की एक अठन्नी भी हमको वापस नहीं मिली। इसलिए मजबूर होकर आज हम घर पर आ दमके। एक सांस में कितना कुछ रोबदार आवाज़ में अम्मा के कानों से आ टकराया। अम्मा कुछ समझ पाती इसके पहले आगंतुक का स्वर पुनः गूंजा, आंटी, हमारे रुपए तुम्हारे लड़के ने लिए थे। हमें पता है कि वह मर गया, इतने दिनों से गम खाए थे, लेकिन अब हमारी भी गुंजाइश खत्म हो गई है। बहन बैठी है घर में बयाने, उसकी भी बात पक्की सी है। कल को हमें भी उसका दहेज जुटाना है। अरे अब जब खुद का ही पेट खाली है तो परमारथ कहाँ से सूझे। कड़कती आवाज़ में की गई वाही के कारण अम्मा के चेहरे पर बेचारगी व व्यवस्था के भाव प्रस्फुटित हो उठे। लाचारी का भाव अम्मा के चेहरे पर इतना अधिक स्पष्ट था, अथवा बुढ़ापे का कारण अम्मा की पलकों की परतें आँखों की पुतली के ऊपर हिस्से पर ढुलक गई थी। अम्मा से अपेक्षाकृत नरम लहजे में विभाग ने अपनी रकम प्राप्त की, दोहराई और वहाँ से डगमगाता सा चला गया। शाम को जब वकील साहब घर वापस लौटे और खूंटी पर अपना काला कोट टांगने लगे, तब हाथ में पानी का गिलास लिए अम्मा ने दोपहर वाली घटना सुनाई। पहले से ही सब जानने वाले वकील साहब ने संक्षिप्त हूँ क्या, कौन है यह लड़का और काहे का पैसा मांग रहा है हमसे। अम्मा के प्रश्न में किंचित रोष था। बोझ ढोते कंधों के साथ वकील साहब पास पड़ी चारपाई पर निढाल से बैठ गए। अम्मा की आंखों के स्पष्ट प्रश्न से बचकर निकलना जब संभव नहीं था दिखा तो वकील साहब बोले, दिवाली पर अखिलेश अम्मा का लड़का ने इस लड़के से उधार पर
उधार 15,000 की रकम ली थी। अब वह लड़का गजानन अपनी रकम वापस चाहता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर अम्मा चिंतित सी वकील साहब के पास आकर बैठ गई और विचार विश्लेषण करती हुई बोली, अरे हाँ, अखिलेश लाया तो था रुपए, लेकिन वह तो कहता था कि उसने मालिक से एडवांस लिया है। उन रुपयों में से कुछ बचे हैं क्या? वकील साहब ने एक उम्मीद भरा प्रश्न अम्मा से किया। कुछ पैसे तो व्रत त्योहार में खर्च हो गए और बाकी बच्चे तुम्हारे भाई पुरुषोत्तम की लड़की के ब्याह में 1,500 बचे थे, वह दवाइयों की भेंट चढ़ गई। कुछ देर के लिए कमरे में चारों तरफ निस्तब्धता छा गई। दोनों पति पत्नी एक ही प्रश्न का उत्तर खोजने में व्यस्त हो गई कि कैसे गजानन का उधार चुकाया जाएगा। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कुछ मासिक बचत करके ही इस ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। चढ़ती ढलती धूप की तरह भी पल पल क्षण क्षण करके कटने लगे, लेकिन जल्द ही इस दिनचर्या में एक अनदेखा अनचीना सा रंग गजानन के रूप में चुपचाप दाखिल हो गया था। अपने उधार की अगुवाई करने गजानन समय पर समय आने लगा। जख्म पर मरहम सी घटनाएं क्षण दर क्षण घटती रहीं। एक दोपहर गजानन अपना ऋण लेकर जाने पर अड़ गया और कमरे पड़ी खाट पर धरना देकर बैठ गया। यह पिछले दिन के अतिरिक्त काम की थकान गजानन खाट पर ही खर्राटे मारने लगा। जब सांझ को पक्षियों के अपने बसेरों में जाने की हलचल प्रारंभ हुई, तब गजानन की आंखें खुली। सामने रसोई में अम्मा सुलगती सिगड़ी पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ टार रही थी। सुबह का खाना हुआ तो शाम तक पच गया था और अब गजानन के पेट को कुछ भोज्य पदार्थ की दरकार थी, लेकिन कहे तो कैसे? माँ के मन का बच्चों के पेट से एक अदृश्य नाता होता है। बच्चों की भूख से मातृत्व कभी अनविघ्न नहीं रह सकता। गजानन खाट से उठकर जाता इसके पहले अम्मा ने सूजी का हलवा, गर्म पकौड़े की प्लेट गजानन के सामने रख दी। साथ ही एक गर्म चाय का प्याला भी था और वह चाय के साथ गर्म पकौड़ों को आनंद लेने लगा। जब पेट भर गया तब गजानन खाट से उठ खड़ा हुआ और आंटी जा रहा हूँ कहकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अम्मा के हृदय में भी एक अनचीना सा संतोष था, बिल्कुल जैसा ही अखिलेश के भोजन कर लेने के पश्चात होता था। वह शाम कुछ हल्की थी। टेबल से प्लेटें बटोरती अम्मा का मन न जाने क्यों हल्का था। अम्मा और गजानन एक अनदेखी स्नेह डोर से बनते जा रहे थे। अखिलेश का उल्लेख बातचीत में अब भी होता था। एक रोज़ पंचांग वाँचने के लिए अम्मा ने कैलेंडर उठाया। तिथियों पर फिसलती अम्मा की उंगलियां अचानक से रुक गईं। लाल घेरे से गिरे खाने में 68 लिखा था। कल 68 है, अखिलेश के बाद की पहली 68। अम्मा का मन ही मन बुदबुदाना जारी था। न जाने क्यों अम्मा का मन हुआ कि वह पुनः पुत्र की दीर्घायु की कामना वाला 68 व्रत उपासी रहे, लेकिन दिमाग इस व्रत को करने की नकारात्मकता की तरफ संकेत कर रहा था। फिर भी मन न माने क्यों कहता कि यह व्रत साध लिया जाए। अम्मा ने मुँह अधेरे ही स्नान कर लिया और फूल दब ढूंढने मंदिर के प्रांगण की तरफ चल निकली। मन में एक हिचक सी थी, लेकिन फिर भी मन हल्का था। संतान की दीर्घायु एवं संतान स्मृति के लिए गुपचुप तरीके से रखे इस व्रत की पोल अम्मा की चूड़ियों की खनक खोल रही थी। वकील साहब को भेजने के पश्चात व्रत हरणी अम्मा पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य खोजने लगी। मन में कोई इच्छा घूम रही थी कि सामने से एक गज की तरह डोलता मुस्कुराता गजानन प्रत्यक्ष था। अरे आंटी, क्या बात है, आज बड़े सवेरे ही नहा ली? सामने आंगन में आंवले के पेड़ के नीचे गीली मिट्टी के ढेर में खुशी देखी तो एक प्रश्न था आंखों में उभर आया। तुरंत ही अनजाने में जब अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा कुछ शहरी सी खड़ी थी। अगले ही पल कुछ भाग कर गजानन संभाला और आंटी, आज उपासी हो? पहले क्यों नहीं बताया? कहकर गजानन घर की देहरी लांघ गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो हाथ में केले का एक बड़ा गुच्छा, खारक, महुआ, सतनजा व व्रत में उपयोगी सभी चीज़ों के पैकेट हाथ में थे। व्रत की समस्त सामग्री हाथ में झुलाता आंटी आंटी चिल्लाता गजानन व्रत साधनी अम्मा के समक्ष खड़ा हुआ। अम्मा की आंखें वात्सल्य से सजल वो छलकना चाह रही थी। तभी बगल की आंगन से महिलाओं के संवेद स्वर में मंगल स्वरों की आवाज़ गूंजने लगी। अम्मा कहीं खो सी गई थी। तभी गजानन स्वर गूंजा, अरे आंटी, पूजा नहीं करना? क्यों? मुहूर्त बस दूसरे पहर का है।